नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। ऑन द रिकॉर्ड में मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी। ऑन द रिकॉर्ड, जैसा कि नाम अपने आप में कह रहा है कि सब कुछ रिकॉर्ड होगा। यहां पर पर्दे के पीछे क्या होता है और पर्दे के सामने तो आप सब कुछ देखते ही हैं। और इस कार्यक्रम में हम ऐसे अपने मेहमानों को इंट्रोड्यूस करवाएंगे आपसे जिनका अनुभव भी जबरदस्त है, जिनका कद भी जबरदस्त है और वाकई वो अपने आप में अनुभव के लिहाज से खान हैं। तो हम शुरुआत करते हैं अपने इस कार्यक्रम की और बुलाते हैं एक ऐसे शख्सियत को, आवाज देते हैं ऐसे शख्सियत को जो अगर आप बात करेंगे उनसे तो ऐसा लगेगा कि विचारों से वो कुछ दार्शनिक मालूम पड़ते हैं। वो लेखक हैं, यानी कि जब वो लिखते हैं तो अर्बन नक्सल का इतिहास लिखते हैं, पूरे देश भर में घूमते हैं और तब वो अर्बन नक्सल लिख पाते हैं। वो जब दिल के जज्बात निकालते हैं तो वाकई कश्मीर फाइल्स बना देते हैं और अब वो चर्चा में है इसलिए क्योंकि उन्होंने द बंगाल फाइल्स बनाई है। और निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि वो एक ऐसे शख्स हैं जिनकी फिल्म के हर विधा पर महारत है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता, हम आवाज देते हैं नन अदर देन मिस्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री को। वेलकम सर, प्लीज बैठे। बहुत इंतजार था आपका सर, और आपकी मशरूफियत, आपकी जो व्यस्तता है वो हम जानते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम की शुरुआत कैसे करें? दरअसल मेरे जहन में कई लफ्ज आ रहे हैं। मतलब मैं इस कार्यक्रम का आगाज करूं, मैं इस कार्यक्रम की इफ्तिदा करूं, मैं इस कार्यक्रम के बिस्मिल्लाह करूं, या मैं इस कार्यक्रम का शुभारंभ करूं, या मैं शुरुआत करूं? क्या करूं मैं इस कार्यक्रम का? श्री गणेश करिए। चलिए, ये बात मैंने इसलिए आपसे पूछी क्योंकि माहौल कुछ ऐसा चल रहा है, वक्त कुछ ऐसा चल रहा है, या गंगा कुछ ऐसी बह रही है कि शब्दों को लेकर भी थोड़ा वो रहता है। तो मैंने कहा इसलिए मैं आपसे बात कर लूं। चलो, मैं इस कार्यक्रम का श्री गणेश। देखिए, शब्दों के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ। 3 पंक्तियां छोटी सी। मेरा ऐसा मानना है, हिंदी हो या उर्दू, बंगला हो या उड़िया, क्यों अपने दर्पण से लड़ती है चिड़िया। वाह, बहुत बढ़िया। आप समझ गए ना? बहुत खूब, बहुत खूब। सब ये बोलिए चाहे वो बोलिए, आईना वही है, उससे लड़ने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन पिछले कुछ समय में हमने देखा है सर कि हो ये रहा है कि एक बयार सी बह रही है, एक हवा सी बह रही है। जिन लोगों का एक दशक के पहले कोई अस्तित्व नहीं था, आज वो मिलियंस फॉलोअर्स में, इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया, इन टर्म्स ऑफ पब्लिक अपीयरेंस, इन टर्म्स ऑफ स्पीच। ऐसा लगता है कि सब गंगा में गिर के, मतलब शहर में जब बाढ़ आती है ना तो सारे नाले, सब पनारे सारे गंगा में गिरते, वो खुद को भी गंगा समझ रहे हैं। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब आप भी इसी रॉ में चल रहे हैं और आपको भी ऐसा लग रहा है कि ये वक्त बहुत सही है। नहीं, और नहीं, ऐसी फिल्में हम अपनी निकाल लें जिससे कि मतलब हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा आ जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। जब नदी में बहुत उन्माद आ जाता है, जब नदी में बहुत तेजी से बाढ़ आने लगती है या नदी इधर उधर अलग अलग दिशाओं में बहने लगती है, तो उस पर बांध बनाया जाता है ताकि उसको दिशा मिले। तो जो फिल्में मैं बना रहा हूँ वो बांध का काम करती हैं। जब समाज इधर उधर बिखरने लगे, उसे अपना रास्ता नहीं मिलने लगे, तब एक कलाकारों का काम होता है कि वो सत्य को सामने लाएं। जब भी विश्व में कभी कभी विपदाएं आई हैं, जब संकट आए हैं, जब समाज में तकलीफ़ें आई हैं, तो कलाकारों ने ऊपर उठ के ऐसे ऐसे सत्य बखान किए हैं जिससे समाज को एक आईना मिला है, एक नया रास्ता मिला है। तो मैं तो ये कहता हूँ, ये क्रिएटिव डैम्स हैं जो कि देश को एक दिशा देते हैं। और उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। मेरी फिल्म जब द कश्मीर फाइल्स आई थी, लोगों ने तरह तरह की बातें की, लेकिन कश्मीर फाइल्स आने के पहले तक भारत के कई सारे कैंपसेस में फ्री कश्मीर के नारे लगाए जाते थे। फ्री कश्मीर, फ्री कश्मीर। उस फिल्म के आने के बाद एक भी कैंपस में किसी ने फ्री कश्मीर बोलने की हिम्मत तक नहीं करी है। तो ये इसलिए ट्रूथ सिनेमा, जो सत्य का सिनेमा है, ट्रूथ सिनेमा है, उसकी लौ जलाने का काम करता हूँ मैं। आप लौ तो जला रहे हैं, लेकिन कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं ऐसा ना हो कि लौ जलाते जलाते, दिया जलाते जलाते, प्रकाश दिखाते दिखाते कहीं घर न जल जाए। नहीं, ऐसा तो कोई उदाहरण आज तक है नहीं। और ये तो वही लोग कह सकते हैं जो कि बहुत डरे सहमे हुए लोग हैं, जो शायद प्रकाश से ही डरते हैं, जो किसी भी तरह की रोशनी नहीं चाहते। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ कि एक गांव में एक अंधा व्यक्ति था। वो हमेशा एक लालटेन लेके रात को घूमा करता था। तो उससे किसी ने पूछा कि भाई तुम तो अंधे हो, तुम्हें काहे को लालटेन की ज़रूरत है? तो उसने बोला, ये लालटेन मैं अपने लिए नहीं,
तुम्हारे लिए लेके घूमता हूँ, कहीं तुम ना कहीं टकरा जाओ। तो ये जो फिल्में मैं बनाता हूँ, मैं कहूँगा कि मैं वो लालटेन दूसरों को दिखाने के लिए कर रहा हूँ। कुछ नहीं जलता, कुछ नहीं होता है। ये फिल्में बहुत आवश्यक हैं। अगर कहानीकार ही कहानियाँ नहीं बताएंगे नई नई, तो समाज को एक आईना कैसे मिलेगा, एक दर्शन कैसे मिलेगा? फिल्म क्या है? द बंगाल फिल्म, बंगाल फाइल्स की अगर बात करें, क्या है ये? देखिए, इसका जवाब सवाल से ही कर सकता हूँ। विश्व के इतिहास में 5000 साल के मानवता के इतिहास में कौन सा ऐसा वो समाज, सोसाइटी या राष्ट्र है जिसकी सबसे ज़्यादा प्रताड़ना हुई, जिसने सबसे ज़्यादा लंबा वक्त गुलामी में, स्लेवरी में गुजारा, स्लेवरी में और परसिक्यूशन, और जो सबसे अधिक दंडित और खंडित रहा? ये कौन सा, और लगातार ये कौन सा एक समाज है? हिंदू सोसाइटी। ठीक है, क्या कोई आपको जीव बच्चा दुनिया में ऐसा मिलेगा जो कि होलोकॉस्ट के बारे में नहीं जानता? क्या कोई ऐसा ब्लैक बच्चा मिलेगा जो कि स्लेवरी, गुलामी के बारे में नहीं जानता? क्या कोई जापानी बच्चा ऐसा मिलेगा जो कि हिरोशिमा नागासाकी में जो बम गिरे थे उसके बारे में नहीं जानता? हमारा ऐसा क्यों है? हमारे यहाँ कोई जानता ही नहीं है इस बात को। तो यहाँ से रिसर्च चालू हुआ। दूसरी बात यह है कि अगर मैं ये पूछूं कि भारत का पार्टीशन, मैं भारत के पार्टीशन की बात करूं, तो सबसे पहला दृश्य आपके दिमाग में क्या आता है? कोई बता सकता है मुझे? दंगे और वो जो मतलब फिर ट्रेन चली थी। हाँ, ये कहाँ हो रहा है? भारत के किस जगह पे हो रहा है ज्योग्राफिकली? सर पाकिस्तान मतलब पंजाब की तरफ हो रहा है। ये बॉलीवुड की फिल्मों ने अर्धसत्य क्रिएट कर दिया। सबको लगता है पूरा पार्टीशन पंजाब की साइड हुआ था, लेकिन पार्टीशन की जो कुरुक्षेत्र रणभूमि थी वो तो बंगाल था। क्या आप में से किसी को ऐसा, आपको पता है ये बात कि विश्व में एक ही मात्र ऐसी स्टेट है जिसका 3 बार विभाजन हुआ है? एक्चुअली बंगाल, बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। पहले हिंदू बंगाल और मुस्लिम बंगाल, उसके बाद 1947 में हुआ, उसके बाद 1971। उसके बावजूद ये कल्चरली जुड़ा रहा। पंजाब बट गया, पर बंगाल जो है, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल कल्चरली जुड़े रहे, भाषा से, खाने से, कल्चर से। 1971 में फिर वहां पे हिंदुओं का जेनोसाइड किया गया और उसके बाद फिर टूटा। तो जो भारत का पार्टीशन हुआ है, अगर डायरेक्ट एक्शन डे नहीं होता और अगर नोआखली का जेनोसाइड, ये 2 हिंदू जेनोसाइड हुए थे, गांधी जी ने आखिरी के 6 महीने वहीं गुजारे नोआखली में, भारत आजाद हुआ वो वहीं थे। ये 2 अगर घटनाएं नहीं हुई होती तो भारत का शायद पार्टीशन भी नहीं हुआ होता। तो किसी को ये पता ही नहीं कि भारत के पार्टीशन के पीछे ये 2 बहुत बड़े हिंदू जेनोसाइड इन्वॉल्व थे। तो आपको नहीं लगता है कि अगर होलोकॉस्ट पे फिल्में बनी हैं, अगर दुनिया के हर धर्म, क्रिश्चियन हिस्ट्री पे बनी है, इस्लामिक हिस्ट्री पे बनी है, बुद्धिस्ट हिस्ट्री पे बनी है, ज्यू हिस्ट्री पे बनी है, तो हिंदू हिस्ट्री पे क्यों नहीं बननी चाहिए? नहीं बननी चाहिए। नहीं, हम आपकी बात से, यही सोच से मैंने बनाई। हम आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी तय है ना कि कीचड़ में अगर हम पत्थर मारेंगे तो कीचड़ हमारे ऊपर गिरेगा, या जितना भी कीचड़ खोदेंगे तो और कीचड़ निकलेगा। फिर वो कीचड़ जाएगा कहाँ समाज में? सारी दुनिया में ऐसा माना जाता है, भारतवर्ष में इस तरह के सवाल पूछते हैं पूरे विश्व में। अगर समझिए, मैं एक सवाल पूछता हूँ, अगर किसी महिला लड़की के साथ या किसी बच्चे के साथ जवानी में 13-14 साल की उम्र में कोई ऐसी दुर्घटना हुई कि किसी ने उसकी डिग्निटी के साथ कुछ छेड़छाड़ की, राइट? जितनी लड़कियां बैठी हैं सब जानती हैं इस बात को। अगर 14-15 साल की उम्र में उसके साथ कुछ हुआ, वो घर आके बताती है या स्कूल में, लोग कहते हैं नहीं चुप रहो, मत बोलो। ऐसा फिल्म भी बनी है बहुत इस विषय पे, नहीं मत बोलो मत बोलो, और उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। लेकिन जब वो 30-40 साल की होती है तो वो नासूर की तरह उसकी जहन में उसकी साइकोसिस को इफेक्ट करता है। तो जब आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, सबसे पहला सवाल वो यही कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर जो बीती है, जो ट्रॉमा है, उसके बारे में खुल के बात करो। क्योंकि ये साइंस, मेडिकल साइंस में ऐसा मानते हैं कि एक्नॉलेजमेंट ऑफ अ ट्रॉमा इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स हीलिंग। हीलिंग के लिए सबसे पहली स्टेप है उसको मानो कि ऐसा कुछ हुआ भी है। हमने तो माना ही नहीं कि ऐसा कुछ हुआ, दबा दिया उसको। मुझे ऐसा लगता है इस तरह की जो फिल्में हैं सोसाइटी को हील करती हैं। डायरेक्ट एक्शन डे, मतलब लगातार जितना मैंने पढ़ा और जाना है, डायरेक्ट एक्शन डे, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, लगभग 16 अगस्त 1946, ये फिल्म कमोवेश उसी के इर्द गिर्द घूमती है जी। वो कौन कौन सी चीजें थी इस फिल्म में या हैं जो आप साझा करना चाहेंगे? मतलब क्या चीज थी वो? पूरा कलकत्ता कंकालों से भरा था। आप डायरेक्ट एक्शन डे टाइप करिए गूगल में, सबसे पहले वही 15-25 फोटो आ जाएंगी जो टाइम और लाइफ मैगजीन में मार्गरेट थी जिनने खींची थी।
और उसमें बैठ के चील और गिद्ध मांस खा रहे हैं। महीने महीने भर धुआं काला हो गया था आकाश कलकत्ता का, क्योंकि लाशें सड़ रही थीं और चील कौए पूरी जगह से उड़ उड़ के आ गए थे। पता नहीं कैसे संदेश एक दूसरे को देते हैं। सिर्फ काले चील और गिद्ध वहां पे थे। अब आप कहेंगे लाशें क्यों पड़ी थी? लाशें इसलिए पड़ी थी कि जो लोग चिता जलाते हैं उनको भी जब मार डाला गया था, जो सफाई करते हैं उनको भी मार डाला गया था। केसूराम कॉटन मिल में उसने 600-700 लोगों को शरण दी, उड़िया और हिंदू लोगों को। उड़िया मिल थी केसूराम जी की, जो शहर से थोड़ी बाहर थी। उन्होंने कहा बाहर तो कोई आएगा नहीं। उन्होंने शरण दी और उसको किस तरह से एक वक्त में सबको जला के मार डाला गया। हम लोग गैस चेंबर की बात करते हैं, होलोकॉस्ट की। एक उसमें जला के मार दिया गया। जो लोग बच गए थे, आधे जले थे, उन लोगों के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। ये 100 किताबों में लिखा हुआ है, इसके प्रमाण भरे पड़े हैं। अब इतना दर्दनाक, उसके बाद अच्छा और हुआ धार्मिक कारण से। ये एक ऐसी घटनाएं हैं, ये जब तक हम देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, हम समझेंगे नहीं कि कम्युनल वायलेंस का अंततः परिणाम क्या होता है। ये ठीक है, आपने बात कही, आपने ये बात कही अभी हमसे कि भाई वो हीलिंग का या ट्रॉमा का जो भी आप कहते हैं कि पहला स्टेप अगर उसको ठीक करना है तो वो ठीक है। लेकिन दूसरी चीज़ ये भी आती है कि ये भी साथ साथ चल रहा है, मतलब दो पैरेलल धाराएं चल रही हैं जी। एक तरफ तो आप बोल रहे हैं और दूसरी तरफ ये भी है कि इससे समाज और बट रहा है, क्योंकि हम अगर अतीत को जान रहे हैं, आज अगर दो परिवार साथ में रह रहे हैं तो उनके बीच में अब शक का माहौल बढ़ रहा है। अच्छा आप बताइए कि समाज अगर फिल्मों से बट रहा है तो पार्टीशन क्या फिल्मों के कारण हुआ था? वो राजनीतिक कारण था। नहीं, राजनीतिक नहीं था, धार्मिक कारण विशुद्ध था। रूप से राजनीतिक था, धार्मिक डिसीजन कारण राजनीतिक हुआ नहीं, है। राजनीतिक नहीं था, धार्मिक कारण था। राजनीतिक बिल्कुल नहीं था। राजनीतिक अगर होता तो किसी और आधार पे बटता। दलितों के ऊपर फिल्में बनती हैं कि नहीं बनती हैं? क्योंकि समाज में होता है, तब तो कोई नहीं कहता आप बांट रहे हैं साहब। और महिलाओं के ऊपर बनती हैं फिल्में, कोई नहीं कहता कि आप समाज को बांट रहे हैं। एक संवाद है आपकी फिल्म में कि भाई ये 10% जो इलीगल इमिग्रेंट्स की अगर हम बात करें, 10% आए हैं तो वो वोट बैंक बन गए हमारी राजनीति के, या 20% हुए तो उन्होंने अपने अधिकारों की डिमांड की, और 30% हो गए तो उन्होंने अपने अलग मुल्क या देश की मांग करने लगे। आज के वक्त में ये हालात हैं। ये इलीगल इमिग्रेशन का संकट पूरे विश्व में है, क्योंकि और उसके लिए मानवता को बैठ के, लोगों को, राष्ट्रों को बैठ के इसका समाधान भी निकालना पड़ेगा। मतलब हमें ह्यूमन राइट्स को एक तरफ रखने पड़ेंगे और हमें एग्जैक्टली सिचुएशन कैसे डील करनी है वो सोचना पड़ेगा, क्योंकि इलीगल इमिग्रेंट्स की बात करेंगे तो उनको निकालना पड़ेगा तो वो घुसपैठी है, उनको निकालो देश से बाहर, निकालना तो तो मतलब वहां पे मानवता को किनारे रखना पड़ेगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ह्यूमन राइट्स का मामला आ जाता है। देखिए, ये मानवता डिसाइड करने के लिए यूएनओ का ह्यूमन राइट्स कमीशन है, भारत में ह्यूमन राइट्स कमीशन है, समाज सेवक हैं, एनजीओज हैं, उनका काम। मैं स्टोरी टेलर हूँ, मुझे दिखा कि ये समस्या वहाँ पे है, मैंने उसकी चर्चा करी, और इसलिए चर्चा करी उसकी फिल्म में क्योंकि भारत का विभाजन इसीलिए हुआ था। इसीलिए हुआ था ना भाई। आपसे जब मैं बात कर रहा हूँ तो 10 करोड़ मुस्लिम्स थे और 30 करोड़ हिंदू लोग थे। 40 करोड़ में से 10 करोड़ उनकी पॉपुलेशन थी, लगभग 1/4 हो गई, 25% हुआ, 30% से भी कम, और एक नया मुल्क बन गया। विश्व के सबसे प्राचीन सभ्यता सिविलाइजेशन को 2 पार्ट्स में तोड़ दिया गया, काट दिया गया। कैसे हुआ ही। अब कश्मीर पे आ जाइए, स्वतंत्र भारत का, अखंड भारत का, स्वतंत्र भारत का राज्य, वहाँ क्या हुआ? तिल तिल करके इमिग्रेशन, वो माइग्रेशन होता रहा, तिल तिल करके डेमोग्राफी हिलती गई, और जिन लोगों जो मूल निवासी हैं जो वहाँ के, आज वही वहाँ नहीं रहते हैं, वही नहीं रहते हैं, और जा भी नहीं सकते हैं वापस, डर के, खौफ के मारे। यही आपको बंगाल में कई सारे पॉकेट्स में मिलेगा। 24 परगना चले जाइए, आप देख लीजिए, मुर्शिदाबाद चले जाइए, देख लीजिए। तो ये हालात तो डेवलप हो रहे हैं, पूरे विश्व में हो रहे हैं। ऐसा नहीं आपको लग रहा है क्या कि कोलकाता की या पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी बदली जा रही है, बदलवाई जा रही है, जानबूझ के की जा रही है? ऐसा आपको क्या, क्योंकि आपने रिसर्च बहुत किया, आपने देखा बहुत है, समझा बहुत है, क्योंकि पहली बार मुझे ऐसा लगता है कि आपने द बंगाल फाइल्स बनाने से पहले आपने रिसर्च बहुत तगड़ी की है। 5 साल किया है कि कोई अगर सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो हम खड़े होने के कुछ कह सकते हैं, बता सकते हैं भाई साहब मैंने इसलिए किया ये। तो आपको क्या लगता है कोलकाता को देख के या पश्चिम बंगाल को देख? देखिए क्या है, पश्चिम बंगाल में ये जो डेमोग्राफी चेंज का खेल बड़ा पुराना है। ये जो फिल्म का जो पास्ट है, तब भी यही हुआ था। सारी लड़ाई डेमोग्राफी की थी,
और डायरेक्ट एक्शन डे इसलिए हुआ क्योंकि उस वक्त कलकत्ता में हिंदुओं की पॉपुलेशन थोड़ी ज़्यादा थी। तो इन लोगों ने प्लान किया कि इतने हिंदुओं को मार दो कि वो नीचे आ जाएं। हम 0.1% से भी अगर मुस्लिम ऊपर होते तो कलकत्ता आज वहाँ होता। तो मार काट का सिलसिला इसलिए चालू हुआ, पर बहुत ही अभद्र, बहुत ही अमानवीय तरीका था वो। अब क्या होता है, अब स्टेट स्पॉन्सर्ड वोट बैंक में तब्दील करने का, भाई आ गए 10,000 लोग, आपको जीतना भी तो है, तो ठीक है उनको आधार कार्ड बनवा दो, ये बनवा दो, दुनिया भर की उनको चीज़ें कर दो, उनको पार्टी में शामिल कर लो, वो आपके लिए एक्सटॉर्शन भी करेंगे, आपके लिए लड़ेंगे भी, आपके लॉयल वोट बैंक भी बन गए। और जहाँ जहाँ ये होंगे धीरे 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 फैलते फैलते बाई एक्सपेंशन ओके दूसरी कम्युनिटी को किनारे करते जाएंगे और आपका आधिपत्य बना रहेगा। आप 25 साल 30 साल 40 साल 50 साल राज करिए। ये पूरा खेल है। आपसे इतनी देर से मैं बात कर रहा हूँ, बहुत कुछ नेगेटिव ही समझ में आ रहा है। कुछ तो पॉजिटिव बताइए कोलकाता के बारे में, पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ अच्छा बताइए। उससे बताने के लिए बॉलीवुड है। ये वक्त चूंकि आपसे बात अगर करते रहेंगे तो ये बात होती रहेगी और इस बातों का कोई अंत है नहीं, क्योंकि आपकी एक एक चीज पे कई चीजें और उसमें क्रिएट हो जाती है। मैं देख बातें निकलवाने में आप भी बड़े माहिर हैं। नहीं, बातें निकलवाने में मुस्कुराते मुस्कुराते निकलवाते हैं। मैं सिर्फ सर आपसे खाली पूछना चाह रहा था, लेकिन अब ये कि चूंकि वक्त की अपनी सीमा है और हमारे साथ में दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र यहाँ पर आए, छात्राएं हैं जो कि मीडिया को पढ़ रहे हैं, समझ रहे, जान रहे। ये कश्मीर फाइल्स, ताशकेंत फाइल्स जब मैं स्कूल में थी तब मैंने देखा था सर। आई हैव री वॉच्ड इट मल्टीपल टाइम्स एंड आई हैव सजेस्टेड इट टू एवरीबडी कि वो मूवी तो देखनी ही चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री जी बहुत अट्रैक्ट करते थे कि उनकी स्टोरी हमेशा अननोन रह गई। अभी आपने कहा भी कि आपके देश का प्रधानमंत्री चला जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी और वो पूरा देश शांत बैठा रहेगा। तो ताशकेंत फाइल्स के वक्त भी मेरा यही सवाल था कि इतना डीप रिसर्च, स्पेशली इतने कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक्स पे, होलोकॉस्ट हम लोग मतलब हमारे बुक्स में था, एनसीईआरटी में होलोकॉस्ट था, वी हैव रेड दैट। ब्लैक स्लेवरी थी हमारे बुक्स में, वी हैव रेड दैट। कश्मीरी हिंदू के बारे में हमने सिर्फ सुना था, कश्मीरी हिंदू। अभी बंगाल के बारे में हम लोग सिर्फ सुन रहे हैं सर। तो ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स पे जो जिसके कि ऑलरेडी बहुत पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज हो, सोशल कंट्रोवर्सी, तो आप रिसर्च कैसे करते हैं? और सर जब आप रिसर्च कर लेते हैं, डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, तो फिर उसको वेरीफाई कैसे करते हैं? सर ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। क्या है कि हम ना रिसर्च कई लेवल पे करते हैं। आप प्राइमरी रिसर्च, सेकेंडरी रिसर्च, टर्शरी रिसर्च, इतना तो आप लोग समझते होंगे, अलग अलग लेवल पे। फिर जो आई विटनेसेस हैं उनको जाके लंबे वीडियो टेस्टिमोनियल्स करते हैं। फिर जो नैरेटिव बिल्डर्स हैं उनके नैरेटिव समझते हैं। सबसे बड़ी बात है, आप रिसर्च जब करते हैं तो आप फिर उसमें ईस्ट वेस्ट लेफ़्ट राइट नहीं सोचिए। मैं तो सबसे ज़्यादा उन लोगों की किताबें पढ़ता हूँ और वहाँ से मटीरियल उठाता हूँ जो कि उस विचार के विरोधी हैं, क्योंकि उसी से सब कुछ निकल के आता है। यानी हमने ऐसा महसूस किया। हम आरटीआई भी करते हैं, तरह तरह के, हर फिल्म में अलग सैंपल होता है, अलग टेक्निक होती है। जैसे ताशकंद फाइल्स में बहुत सारे आरटीआईज़ का सहारा लिया हमने और पार्लियामेंट के रिकॉर्ड्स का सहारा लिया। कश्मीर फाइल्स में हमने वीडियो टेस्टिमोनियल्स का सहारा लिया। पर इस फिल्म में हमने वीडियो टेस्टिमोनियल्स प्लस उस वक्त के न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स और ख़ास तौर पे अमेरिका और ब्रिटेन में जो छप रहा था उसका किया, क्योंकि भारत में थोड़ा बायस्ड भी हो सकता है। और हमने इस फिल्म के लिए तो जनरली वेस्ट की किताबें, लेफ्टिस्ट लोगों की किताबें, कम्युनिस्ट लोगों की किताबें और पाकिस्तान के जो लोगों ने लिखा है पार्टीशन के बारे में, उन किताबों को बहुत ज़्यादा पढ़ा। और हमने फिर कहा कि जो चीज़ें कॉमन है सब में, यानी कुछ ऐसे हादसे जो हर जगह मिलते हैं, चाहे आप वो पाकिस्तान ने लिखा हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान ने लिखा हो, चाहे अमेरिका ने लिखा हो, उन सबको जोड़ के फिर ये कहानी बनाई है। इसीलिए मैं इस फिल्म के लिए, मैंने डॉक्यूमेंट्री भी एक निकाली है कुछ दिन पहले। इस फिल्म के लिए मैं दुनिया के किसी भी इंटेलेक्चुअल, हिस्टोरियन, मीडिया, जो भी अपने को बुद्धिजीवी मानता है, उसको चैलेंज करने को तैयार हूँ कि इसका आप एक डायलॉग, एक तथ्य, एक सीन, कोई अगर ये कह दे कि ये गलत है, संभव ही नहीं है। चलिए अब हम इस वार्ता को क्लोज करें, उससे पहले हम ये ज़रूर चाहेंगे कि जो बहुत बढ़िया आर्टिस्ट अनुपम खेर साहब, मिथुन चक्रवर्ती, गांधी का रोल किया, मिथुन जी का तो रोल बताते बहुत अच्छा है इसमें, उनके बारे में थोड़ी सी और 2-3 लाइनें हो जाएं कि वो लोग जान लें उन चीज़ों को भी। देखिए, इस फिल्म में 2 बड़े अद्भुत रोल्स हैं। एक है मिथुन चक्रवर्ती का जो वी द पीपल की आवाज़ बने, लेकिन उनकी ज़ुबान काट दी गई है और उनका पुरुषांग काट दिया गया है। तो ना तो उनमें मर्दानगी बची है और ना ही वो बोल पाते हैं, और जो बोलते हैं समझ में नहीं आता। लेकिन फिल्म में सबसे गहरी बात वही बोलते हैं। वो फिल्म के भीष्म पितामह है, वही कृष्ण है, समझिए फिल्म के। तो इतना डिफ़िकल्ट है ये रोल भाई। आपको सबसे गंभीर बात बोलनी है, आपकी ज़ुबान ही नहीं है।
तो जो मिठुन चक्रवर्ती ने, और वो एक सड़क पे कुत्तों के साथ खाना खाते हैं, भिखारी की तरह घूमते हैं, वो बन गए। सेट पे आते थे तो कुत्ते सब उनके पीछे कैरेक्टर में ढल गए, वो ढल गए। आप फिल्म में देखिएगा जो कुत्ते उनके पीछे जो घूम रहे हैं, वो वाकई में सेट पे बाहर से कुत्ते आ गए थे जो उनके साथ घूमा करते थे और दोनों मिलके कहीं कहीं कचड़े में से खाना उठा के खाते थे। ये महान लेजेंडरी एक्टर्स कर सकते हैं। दूसरा, इसमें एक इतना अद्भुत कैरेक्टर है और वो है माँ भारती का। ये आखिर में समाप्त करने के पहले बताता हूँ। कलकत्ता में एक बार मैं वहाँ माँ काली के काली घाट से निकला तो पीछे गंगा की तरफ गया, तो वहाँ पे अवनींद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग थी माँ भारती की, भारत माता की, जो उन्होंने 1905 में बनाई थी, जिसके कारण हम भारत माता की जय आज बोलते हैं। वहीं से शुरू हुआ भारत माता का कॉन्सेप्ट। तो उसमें तो वो जवान है, अच्छी बॉडी है, खड़ी हुई। पर मैंने कहा लेकिन अगर वो तो 1905 की बात है, आज 2025 में ये माँ भारती मेरे कंधे पे हाथ रख के मेरे सामने आ जाए तो कैसी दिखती होगी? कितने घाव होंगे उसके ऊपर? क्या उसका हाथ कटा होगा? क्या उसका एक हिस्सा कटा होगा? कैसी होगी? कितनी झुर्रियाँ होंगी? और अगर जो भी होगी तो मुझसे क्या बोलेगी? माँ भारती अगर मुझसे ये पूछ बैठे, बेटा भारत माता की जय, भारत माता की जय तो बोलते हो, लेकिन अब मुझे बहुत डर लगता है, तुम मेरे लिए तुमने क्या किया और क्या कर रहे हो? जिन शत्रुओं ने मुझे खंडित और दंडित किया है, उन शत्रुओं का तुमने विनाश क्यों नहीं किया? वहां से ये फिल्म शुरू हुई थी, उस विचार से। और इतना कठिन, अब मैं आपसे कहूँ ये माँ भारती आप कैसे आप उसकी एक्टिंग करेंगे, क्योंकि कोई हमारे पास रेफरेंस ही नहीं है। एक माँ का होता है, एक बुढ़ी औरत का होता है, माँ भारती का कहाँ से रेफरेंस लाएं? तो ये रोल अल्टीमेटली पल्लवी जोशी जी को किसी तरह से मना के करवाया। उन्होंने कहा ये मेरे से, मैं 50 साल की हूँ, दुगनी उम्र की औरत है, मैं कैसे करूँ भाई? बड़ी कराया। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, भारत सिनेमा के इतिहास में बहुत महान लोगों ने बहुत महान कैरेक्टर्स किए हैं, पर माँ भारती का जो रोल पल्लवी जोशी ने किया है, आप जब तक सांस है आपको लगेगा इतना अद्भुत कैरेक्टर कैसे किया है। बहुत अच्छी बात। और अनुपम खेर साहब गांधी का? अनुपम खेर साहब गांधी जी का रोल कर रहे हैं, और गांधी का रोल करना भी एक कठिन काम था। तो मैंने उनसे बोला देखिए आप इसमें मत पड़िए कि उनका वजन क्या था, दुबले थे, क्या थे, कपड़े पहनो, आप वैसे भी लगते हो गांधी देखने में, तो आप लगोगे, थोड़ा वजन की समस्या आएगी, आप गांधी बनो, आप गांधी जैसा फील करो, विश्वास करो। जब वो बोले कि महिलाओं को आत्महत्या करनी चाहिए तो ये गांधी की आवाज़ होनी चाहिए, अनुपम खेर गांधी की तरह बोल रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। ये मैंने उन्हें चैलेंज दिया। वो वेजिटेरियन हो गए, मिठाई का बहुत शौक रखते हैं, बहुत 2 पेट हैं उनके, एक मिठाई का एक खाने का। उनने सब छोड़ दिया और जब सेट पे वो आए तो बिल्कुल गांधी की तरह उन्होंने बोला। हमें सच्ची ऐसा लगा गांधी से बात कर रहे हैं। आप भी फिल्म देखिएगा तो आपको ऐसे ही लगेगा। भारतीय फिल्मों का एक बहुत मजबूत पक्ष रहा है संगीत। तो आपकी फिल्मों में संगीत का तो स्कोप मुझे लगता ही नहीं कि कहीं बचा हो, क्योंकि वहाँ पे तो सिर्फ हिंसा है, मारकाट है, पूरा का पूरा जो माहौल है वो अपने आप में इतना दर्दनाक है। उसमें कहाँ पे संगीत फिट किया आपने? जहाँ दर्द होता है वहीं करुणा होती है, जहाँ पे हिंसा होती है वहीं पे भक्ति भी होती है। हमने इस फिल्म में बंगाल का जो बाउल म्यूज़िक है, बाउल म्यूज़िक ट्रेडिशनल फोक म्यूज़िक है, जो अब धीरे धीरे सब चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं पॉप के ज़माने में। तो ये जो बाउल म्यूज़िक है ये कृष्ण की आराधना में गाया जाता है। तो और ये भिक्षुक लोग गाते हैं सड़क पे भीख मांगते हुए इसको, जो घर से खाना दे दे। तो ऐसी एक साध्वी है, उनका नाम है पार्वती बाउल। पार्वती जी आप लोग थोड़ा आज रिसर्च करिएगा, उनकी जटाएं हैं बड़ी बड़ी, साध्वी हैं, और उसी श्रेणी में वो आती हैं जिस श्रेणी में भीमसेन जोशी या मतलब कुमार गंधर्व जी आते हैं, या लता मंगेशकर जी आती हैं, उस श्रेणी में इतनी महान है, भारत की हेरिटेज सिंगर है। वो कभी कमर्शियल गाने नहीं गाती, सिर्फ आराधना करती हैं। पर उनने इस फिल्म के लिए कहा कि पता नहीं क्यों मेरी अंतरात्मा कहती है कि मैं तुम्हारे लिए गाना गाऊंगी। मैंने कहा मैं बाउल को जिंदा करना चाहता हूँ, बच्चे बच्चे तक इस गाने को पहुँचाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं सुनता हूँ मेरे आंसू आ जाते हैं। तो वो खुद आई शांति निकेतन से बम्बई, उनने 2 गाने रिकॉर्ड किए हैं, और आप देखिए ट्रेलर में बीच में बचा था, लेकिन जब आप सुनेंगी उनको, उनका एल्बम आउट भी हो गया, एक आध गाना आउट हो गया। आप सच कह रहा हूँ, आप शब्द ख़त्म हो जाएंगे और आप उसमें लीन हो जाएंगे, और इससे बाउल म्यूज़िक फिर से आएगा। मैं अपनी फिल्मों से फोक म्यूज़िक लाता हूँ। कश्मीर फाइल्स में हमने कश्मीर में एक सिंगर था, उस कोई जानता ही नहीं था, मैंने उसको एक टूरिस्ट ने उसकी 10 सेकंड की एक रील शूट करके ऐसी वर्टिकल कहीं डाल दी थी। मैंने सिर्फ आवाज़ सुनी, 6-8 महीने मुझसे ढूंढते रहे, गाँव गाँव गाँव, अल्टीमेटली मिला। तो उसको बम्बई हम लेके आए प्लेन से। वो पहली बार प्लेन में बैठा था, डर गया। फिर मैंने कहा जहाँ शूटिंग कर वो रिकॉर्ड कर रहे थे, मैंने कहा जाओ इनको जुहू बीच दिखा लाओ जाके।
वो जू बीच गया तो डर गया बुरी तरह से, उसने कभी ज़िंदगी में समुंदर नहीं देखा था, तो उससे गाना गवाया था जो इंटरवल में आता है। तो मेरी कोशिश ये रहती है भारतीय संगीत को अपनी फिल्मों से आगे लाऊं, लेकिन आज बड़े दुख की बात है कि इस तरह के संगीत को लोग संगीत नहीं बोलते हैं जब तक थोड़ा भंगड़ा शंगड़ा नहीं हो जाए, पॉप शॉप हिप हॉप नहीं हो ऐसा जाए। नहीं है, लोग उसको भी मानते हैं। पर ये और बच्चों को अच्छा लगेगा। आपकी फिल्म की सफलता ही इस बात को प्रूव कर देगी कि लोग आपके संगीत को भी मानेंगे, लोग आपकी फिल्म की पटकथा को भी मानेंगे और लोग आपको भी मानेंगे, और वैसे भी लोग आपको मान ही रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी आपका दूरदर्शन के स्टूडियो में आने के लिए और अपना वक्त निकालने के लिए।